हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति होकर भी आदिवासी हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री 3 बार के प्रधानमंत्री होकर भी वो ओबीसी जाति से हैं। हमारे देश में मायावती कई बार की मुख्यमंत्री होकर भी वो दलित समाज से हैं और लालू यादव अभी भी ओबीसी जाति से आते हैं। ये तमाम उदाहरण आपको जो समाज में दिख रहे हैं, जरा से गौर कीजिए कि इतने उच्च पदों पर जाने के बावजूद, संवैधानिक पदों को धारण करने के बाद भी ये लोग पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं। क्यों हैं? ये तमगा ये क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? सोशल मोबिलिटी इनकी क्यों नहीं हो रही है? आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्योंकि संविधान ने इनकी जातीय पहचान को स्थायी बना दिया है। इनको स्थायी जातीय पहचान मिल चुकी है। ये एससी, एसटी, ओबीसी की कैटेगरी ये संविधान द्वारा निर्धारित की गई है, धर्म द्वारा निर्धारित नहीं की गई है। अक्सर जो ये लोग आरोप लगाते हैं कि हमारे धर्म ने जातियां बनाई है, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी, सोशल मोबिलिटी का प्रावधान था, हमारे यहाँ वाल्मीकि रामायण की रचना करते हैं, हमारे यहाँ जूता गांठने वाला संत रैदास हो जाता है, उसको हम ऋषि मान लेते हैं। ये था वर्ण व्यवस्था का आधार, था गुण कर्म स्वभाव। लेकिन जो लोग आरक्षण की व्यवस्था को लागू करके या आरक्षण को समर्थन करके तरह तरह से ये सोचते हैं कि किसी शैक्षिक सामाजिक रूप से पिछड़ी जाति का उत्थान कर सकते हैं, तो ये केवल एक कपोल कल्पना है। मैं जानना चाहता हूं कि मोदी ओबीसी जाति से कब बाहर निकलेंगे? वो कब तक पिछड़े रहेंगे? द्रौपदी मुर्मू कब तक आदिवासी रहेंगे? जो जंगल में रहता है, किसी जनजाति का हिस्सा होता है, उसी को तो आप आदिवासी मानेंगे। उदाहरण मैं अपने ऊपर लेता हूं। मैं एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया हूं, लेकिन मुझे कोई कर्मकांड करने के लिए नहीं बुलाता है। केवल इस नाते ही मुझे किसी मंदिर का पुजारी नहीं बना दिया जाता है, ना मुझे कहीं कथावाचन के लिए बुलाया जाता है। क्यों नहीं बुलाया जाता है? क्योंकि मैं ऐसा कोई काम नहीं करता हूं। व्यक्ति को समाज में उसके गुण कर्म और स्वभाव, आचार व्यवहार और ज्ञान के आधार पर प्रतिष्ठा मिलती है। आप ये बात भूल रहे हैं कि भविष्य, सुख, सुरक्षा और भविष्य आपको कभी विरासत में नहीं मिलता है, इसको अर्जित करना पड़ता है। लेकिन एक राजनीतिक एजेंडा, एक दुष्प्रचार इस तरह से व्यापक किया जा रहा है कि यहां विशेषकर ब्राह्मणों को टारगेट करके कि ये विदेशी हैं, पाखंडी हैं, इनका डीएनए यूरेसी है। अभी संत कबीर नगर में कुछ बांग्सेफ के संगठनों के लोग खड़े होते हैं और कहते हैं ब्राह्मणों को देश छोड़ो। इस तरह के नैरेटिव हैं। इसके पीछे पॉलिटिकल सपोर्ट होता है, पॉलिटिकल मोटिवेशन होता है। समाज को जिस तरह अंग्रेजों की मंशा थी डिवाइड एंड रूल, यू आर यूजिंग रिजर्वेशन एज ए पॉलिटिकल टूल टू डिवाइड एंड रूल दिस सोसाइटी। तो ये जो आप सामाजिक समरसता को भंग करके विभाजन का एजेंडा चला रहे हैं, इससे समाज विभाजित हो रहा है। और जो आप 5000 साल शोषण की बात करते हैं, मैं उस पर आना चाहता हूं। 5000 साल पर क्या किसी एक वर्ग विशेष की सत्ता रही है? क्या वो वर्ग विशेष जिम्मेदार रहा है आपके पिछड़ेपन का? और उनका क्या, जो मानसिक रूप से पिछड़े हैं? आप कितने भी आगे चले जाएंगे, कल को आप कहेंगे मैं एलोन मस्क से पीछे हूं, मैं बिल गेट्स से पीछे हूं, मैं मार्क जकरबर्ग से पीछे हूं, तब कौन लेकर आपको आगे ले जाएगा? कौन सी आरक्षण नीति आपको लेकर आगे जाएगी? अभी हाल ही में नीट का कट ऑफ कम किया गया। नीट का कट ऑफ कम किया गया। अब बताइए, जिस व्यक्ति का एकेडमिक कॉम्पिटेंस 0 है, जिस व्यक्ति की मेधा शून्य है, उसको आप डॉक्टर बना देंगे, सर्जरी करेगा। पेट में दर्द होगा, किडनी निकाल लेगा, इसको आप न्यूरोसर्जन बना देंगे। ऐसे तमाम टीचर जो खुद गणित में 0 नंबर लाए हैं, अब वो गणित के अध्यापक बन जाएंगे। बताइए, शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में आरक्षण देना देश को दुर्बल करने जैसा है। लेकिन ये जो आरक्षण खोर हैं और आरक्षण समर्थक नेता हैं, इनको देश से लेना देना नहीं। अगर आरक्षण नीति का लाभ किसी को मिला है मजबूती से, तो उन लोगों को जो इसके ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे काम कर रहे हैं, वो अपनी सत्ता, वो क्या करते हैं कि वास्तविक मुद्दों पर आपसे वोट लेना काफी मुश्किल होता है। हमने बिहार का एक ताजा उदाहरण देखा है, जहां एक व्यक्ति ने, एक दल ने लोगों से वास्तविक मुद्दों पर वोट मांगा था, एक भी सीट उसकी नहीं आई। लेकिन जहां लोगों का भावनात्मक दोहन करना होता है, वहां उसके लिए किसी वर्ग विशेष के लिए आरक्षण की मांग कर लीजिए, बस आप उनके मसीहा बन गए। क्योंकि आज भी देश में 50% लोगों को लोकतांत्रिक मूल्यों से वो अवगत ही नहीं है, उसके बारे में जानते ही नहीं। जो हमारी अवधारणा है कि लोकतंत्र की सफलता नागरिकों के सुशिक्षित होने पर निर्भर होती है, यहां सुशिक्षा तो छोड़िए, साक्षरता ही हो जाए तो बड़ी बात होगी। तो ये जो एजेंडा चल रहा है समाज को विभाजित करने का, ब्राह्मणों के खिलाफ जो नैरेटिव सेट हुआ जाता है, आप मुझे इतिहास से साक्ष्य ला करके दीजिए, तथ्य और तर्कों के आधार पर बताइए कि आपके पिछड़ेपन का कारण कौन सी जाति है। अगर ब्राह्मण जाति को आप बताते हैं, तो यह सिद्ध कीजिए कि पिछले 5000 सालों से हमारी सत्ता रही है, हमने आपका शोषण किया है। इस बात को प्रमाणित करिए। केवल पॉलिटिकल नैरेटिव देने से बात नहीं बनेगी। और सामान्य वर्ग के सभी भाइयों से मैं अपील करता हूं कि आपके खिलाफ नीतिगत भेदभाव का क्रम चल रहा है। सत्ता आपके खिलाफ काम कर रही है। आपका लाभ तो सब लोग उठा रहे हैं, लेकिन आपके खिलाफ काम किया जा रहा है। रोहित वेमुला बिल क्या है? आपके बच्चे अब यूनिवर्सिटी, शैक्षिक संस्थानों में पढ़ेंगे तो वहां उनको अपराधी बनाया जाएगा। SC ST एक्ट क्या है? केवल आरोप पूरे विश्व में किस न्याय व्यवस्था पर हम अपने न्याय शास्त्रों पर क्या अभिमान कर सकते हैं? सामाजिक न्याय व्यवस्था तो दूर, यहाँ न्यायालयों में जहां लिखा जाता है कि वादकारी का हित सर्वोच्च, न्याय सर्वोपरि होता है, तो वहां न्याय की दशा क्या है? जहां बगल में बैठा पेशकार ही पैसा लेकर के पेशियां देता है, बताइए वहां न्याय की मांग कैसे करें? केवल आरोप लगा देने से जहां व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जाती है। कोर्ट ने माना कि SC ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है,
उसने उस व्यवस्था को बदला कि पहले जांच होगी फिर गिरफ्तारी होगी, लेकिन मोदी सरकार कहती है पहले गिरफ्तारी होगी फिर जांच होगी। बताइए। और उसके बाद आरक्षण जैसी व्यवस्था, आरक्षण पूरी तरीके से फ्लॉप स्कीम है। और जब आप बात करते हैं कि ईबीएस तो मिल रहा है, ईडब्ल्यूएस तो मिल रहा है 10% तुम लोगों को, मुझे 10% नहीं, हम लोग आरक्षण नीति का पूरी तरीके से सफाया चाहते हैं। और इसके विकल्प में क्या चाहते हैं ये भी मैं एससी एसटी ओबीसी और अन्य वर्गों को बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जो वंचित वर्ग है उस तक उस व्यवस्थाएं पहुंचे, सुविधाएं पहुंचे, लेकिन परीक्षा की कसौटी और योग्यता के मापदंडों को घटाया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये मेरिट सिस्टम के खिलाफ काम किया जाएगा। और जब देश में मेरिट सिस्टम प्रभावित होगा तो देश बचेगा नहीं, देश समाप्त हो जाएगा। और सामान्य वर्ग से मेरी विशेष अपील है, आपने सदैव देश समाज का नेतृत्व किया है, आज पूरा इकोसिस्टम, पूरा इन्वायरमेंट, पूरा पॉलिटिकल सेटअप आपके खिलाफ काम कर रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि पुनः आप इनको अपनी ताकत का एहसास कराएं और दोबारा अपने स्थानीय और सजातीय नेताओं की चाटुकारिता करने के बजाय वास्तविक मुद्दों पर लड़ने और संघर्ष करने का बीड़ा उठाइए। हम सब साथ चलेंगे और वह दिन दूर नहीं जब देश में समतामूलक व्यवस्थाएं लागू होंगी।